मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज की इस विशेष मीडिया ब्रीफिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज वर्ष 26-27 का उत्तर प्रदेश का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई हैं। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में यह हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से
बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। यह हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आज जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन बड़ी घोषणाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में हमेशा इस बात को देखने को मिलता था कि अलग अलग विभाग अलग अलग समय में अलग अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी ये उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। बजट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें से ये भी है। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना, यह भी बजट में इसका प्रावधान, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेडटेक और डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा, यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए
स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर एसएचजीज के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा यह भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं एसएचजीज के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सिटी इकोनॉमिक जोन एससीआर, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे, इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना, इस स्कीम को भी यूपी ने आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट में इस पर कार्य किया है। लेकिन इन सभी पर हमें सफलता तब मिली है जब प्रदेश के अंदर उस प्रकार के वातावरण को बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी, दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है दोनों स्तर पर। अब कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे? यूपी का मृतप्राय सा हो गया एमएसएमई सेक्टर, फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है, आज ये यूपी में दिखाई दे रहा है, यूपी में हुआ है। और उसी दिशा में यह बजट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए आज यहां पे प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में कुछ अन्य सेक्टर को भी छुआ गया। अन्नदाता किसान, अन्नदाता किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। हमारा यह मानना है कि अन्नदाता किसान, यह अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं है, यह विकास का भागीदार है। अब अन्नदाता से उसे उद्यमी बनाने की दिशा में नए प्रयास क्या हो सकते हैं, इस दिशा में एक नए प्रयास, इस विकास की यात्रा में प्रदेश का अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने,
इस दृष्टि से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग में डीजल पंप सेट को, जो भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, हम लोगों ने सिंचाई की क्षमता का विस्तार किया है। 40 लाख के आसपास ट्यूबवेल ऐसे थे जिनमें से 16 लाख ट्यूबवेल जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन पहले से था। हमने उन्हें फ्री बिजली की व्यवस्था की, लेकिन 23 लाख ट्यूबवेल्स ऐसे थे जो डीजल से संचालित हो रहे हैं। उन्हें फेज वाइज सोलर के साथ जोड़ने की एक बड़ी स्कीम के लिए हम लोगों ने इस बजट में घोषणा की है। ये सोलर पैनल क्लस्टर रूप में भी और इंडिविजुअल रूप में भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। पीएम कुसुम योजना का लाभ भी उसके साथ जोड़ेंगे और इसके तहत एक बड़ी स्कीम की घोषणा इस बजट में हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और लघु सीमांत किसानों को 90% अनुदान और अन्य किसानों के लिए 80% किसान इसमें सब्सिडी की घोषणा हम लोगों ने की है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 26 के तहत नाबार्ड ने किसान के साथ एफपीओज हेतु तो भी एक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था, यानी जो एफपीओज संचालित करते हैं उन एफपीओज के लिए भी उन्हें अतिरिक्त सुविधा और उसको फैसिलिटेट किया जा सके, इस दृष्टि से भी सरकार ने बजट में घोषणा की है। गन्ना के साथ ही तिलहनी और दलहनी अंतः फसली खेती, यानी अब तक होता क्या, हम एक फसल लेते थे एक समय में, गन्ना के साथ कोई दूसरी फसल नहीं ले पाते थे। इसके साथ भी उस दलहनी और तिलहनी फसलों को बोया जा सकता है, दोनों का लाभ होगा। लेकिन इससे पहले कुछ प्रगतिशील किसानों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया, लेकिन इस बजट में हम लोगों ने इसके लिए अच्छा प्रावधान किया है और यूपी के किसानों का जो प्रोडक्ट है वह एक्सपोर्ट हो सके, इसके लिए एग्री एक्सपोर्ट हब्स के रूप में हम लोगों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने की कार्रवाई आगे की है। इसमें उत्तर प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों की जो क्वालिटी है और उसका प्रोडक्शन है, इस दिशा में भी सरकार ने इस बजट में उसका प्रावधान किया है। वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग मिलकर के यूपी एग्रीज प्लेटफॉर्म, यूपी एग्रीज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने इसके विस्तार की व्यवस्था भी की है और इसको एआई टूल्स के साथ जोड़ने की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यहां पे कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक बड़ी घोषणा इसमें की गई है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, इसमें उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोगों ने बजट में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विकसित करने का टारगेट भी तय किया है। यानी स्टॉक, यहां पे प्रदेश के अंदर वेयर हाउसिंग का निर्माण हो, बड़े बड़े गोदाम बने, इसके लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था, इसके लिए हमारी पहले से पॉलिसी है। उस पॉलिसी के दायरे में जो भी निवेश करना चाहेगा उसको हम प्रोत्साहित करेंगे और ये इस भी स्कीम हम लोगों ने दी है। इसके अलावा पशुओं को बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना में भी हम लोगों ने एक प्रावधान किया है, जिसमें 85% तक जो प्रीमियम होगी वह सरकार देगी और सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की है। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी और फिश प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था स्टेट में की है। लैंड लॉक्ड स्टेट में यूपी की प्रगति इस दिशा में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है और इस दिशा में उस जो कार्य करने की संभावनाएं हैं, इसमें वर्ल्ड फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर की स्थापना का भी एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को भी व्यवस्था की है। 4 चीनी मिलों की क्षमता संवर्धन के प्रावधान को, जिसमें छाता मथुरा,
के अश्वनी और लॉजिस्टिक हब, वेयरिंग हाउस कॉम्प्लेक्स हेतु भी धनराशि का प्रावधान किया है और अन्य चीनी मिलों में भी इसकी व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, बजट में अलग अलग विभागों के लिए सभी बजट प्रावधान में काफी वृद्धि की गई है। खासतौर पर जो बजट के प्रावधान हुए हैं इसमें हमारा अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भी इसमें काफी वृद्धि हुई है। आगरा लखनऊ से हरदोई फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे से प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक यानी शक्तिनगर तक इसके विस्तार का घोषणा हुई है। गंगा एक्सप्रेस वे को मेरठ, हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे को यानी सोनभद्र के शक्तिनगर तक, चंदौली, गाजीपुर तक ले जाने के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। यूपी बायोफ्यूल प्लास्टिक केंद्र को भी विकसित करने की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और एफडीआई फॉर्च्यून 500 के अंतर्गत आने वाली जो कंपनियां हैं, एफडीआई के लिए आने वाली कंपनियों के लिए भी विशेष प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में उसकी घोषणा भी की है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने इसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया है और एक बड़ा घोषणा हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के एक बड़े केंद्र को, जहां से हम हब एंड स्पोक मॉडल पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, इसके लिए भी प्रावधान की घोषणा की है, जिसमें 50 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ क्षेत्रफल के एक बड़े क्लस्टर में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के साथ ही अन्य कार्यक्रमों को भी लागू करने का एक विशेष कार्यक्रम किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के अंतर्गत भी स्थानीय खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग की जा सके, इसको प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है और उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो चालू वर्ष में उनके लिए टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इस बजट में की है और इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में खासतौर पर जो पुराने कंबल कारखाने थे, उन कंबल कारखानों को आधुनिकीकरण करने की दिशा में, क्योंकि हर वर्ष हम लोगों को, गरीबों को कंबल वितरण करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने पड़ते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रस्ताव किया है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए विशेष, जिसमें उत्तर प्रदेश एआई मिशन की व्यवस्था, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का भी विशेष प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने यहां पर किया है। और जो मैंने पहले भी कहा है कि जो डाटा सेंटर की मांग को देखते हुए इसमें काफी बड़े विस्तार को आगे हमने इसका विस्तार किया है। प्रदेश में कई डाटा सेंटर की वर्तमान में स्थापना हो रही है, लेकिन इनका डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना हो जो एआई के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आज सरकार ने इसकी भी घोषणा की और उसके लिए बजट की घोषणा की है। और डाटा सेंटर क्लस्टर की इस नई योजना से भी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मॉडल दिए थे, खासतौर पर ऑपरेशन कायाकल्प हो या फिर उन बच्चों के लिए जो निराश्रित थे या निर्माण श्रमिकों के बच्चे थे, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल दिए थे। अटल आवासीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में
हम लोगों ने व्यवस्था की है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना, यह हर जनपद में 2-2 विद्यालयों के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में सभी 75 जनपदों के लिए किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, अभी बहुत कुछ हमारे विकासखंड ऐसे थे जहां पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे या कस्तूरबा गांधी विद्यालय की मांग हो रही थी, वहां पे उनके विस्तार के कार्यक्रम को हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। और प्रदेश के जो हमारे प्रसिद्ध स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी, उनके शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए भी, वहां पे जो मानदेय पे शिक्षक हैं इनके लिए भी हम लोगों ने कैशलेस यानी आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस उपचार की व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इसमें की है। सभी प्रकार के शिक्षकों को इसके साथ हम लोगों ने जोड़ा हुआ है, ये सभी चीजें की हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग माध्यमिक स्तर से ही हम करना प्रारंभ करेंगे, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है और ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर अन्य उसमें हमारे जितने भी यानी टेक्निकल एजुकेशन में प्रदेश सरकार ने शिक्षा, कौशल, तकनीकी और उसके सशक्त त्रिकोण के लिए EI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, डाटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इसको और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में इसको भी, इसका प्रावधान भी इस बजट में हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन की दृष्टि से प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टेम EI मिशन, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ हम इसको जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़े हैं, जिसमें EI एनेबल्ड लैब, स्किल डेवलपमेंट के साथ इसको जोड़ने का कार्यक्रम और EI से जुड़ी हुई जो सामग्री है वह स्थानीय भाषा में यानी हिंदी में भी उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्य हो रहा है। इसके साथ ही इस दिशा में नॉलेज पार्टनर के रूप डीप टेक के लिए प्रदेश के अंदर IIT कानपुर, IIT BHU और अन्य संस्थानों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर हम लोगों ने इस बजट में इसकी घोषणा की है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई कार्यक्रम को भी हम लोगों ने E-क्यूब के रूप में एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइज और एक्सीलेंस की यात्रा को जोड़ते हुए पिछले 9 वर्ष में महिला श्रम बल उत्तर प्रदेश के अंदर 13% से बढ़कर के 36% हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है, जो अभी यूनियन बजट में C-मार्ट की तर्ज पर कार्य करेगा। इसके अलावा महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड की योजना भी घोषित की गई है, जिसमें महिलाओं की आय बढ़ाने, लखपति दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, ब्याज मुक्त पूंजी उपलब्ध कराने हेतु यानी उन्हें छोटी छोटी योजनाओं के लिए ब्याज पर किसी बैंक से या किसी ऐसे व्यक्ति से उनको ब्याज न लेना पड़े जहां वह कर्ज के नीचे दबे, उसे ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और कामकाजी महिलाओं के लिए हम लोग हर जनपद स्तर पर उनके लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का विकास का निर्माण कर सकें, इस दिशा में भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए एक अन्य प्रावधान इस बजट में किया गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है वन
कमिश्नरी, 1 डिविजनल हेडक्वार्टर, 1 स्पोर्ट्स कॉलेज, यानी 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हर एक में एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं, जो अप्रैल मई तक बनकर के तैयार हो जाएगा। उसमें सत्र प्रारंभ हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश ने 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक की भारत की प्रस्तावित दावेदारी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का युवा अच्छी संख्या में इन आयोजनों में भागीदार बन सके, इसके लिए 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर, यानी डिविजनल हेडक्वार्टर पर हम लोग एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही उन्हें एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इस बजट में भी इसकी व्यवस्था की है। बाकी अन्य धनराशि की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम के निर्माण के लिए उसकी प्राथमिकता के साथ जोड़ा है। वहां पर अन्य कार्यक्रमों को भी विकसित करने के लिए खेल के मैदान का हो, मिनी स्टेडियम का हो, स्टेडियम के निर्माण का हो, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भी इन्हें विकसित करने की दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम स्पोर्ट्स के माध्यम से कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। 2017 के पहले सुरक्षा का वातावरण नहीं था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया के अंदर खराब होने के कारण यहां पे न पर्यटन सुविधाएं थी और न ही उसके विकास के लिए सरकार की रुचि थी, न सुरक्षा था, तो कोई आने का प्रयास नहीं करता था। 24-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की और अन्य हमारे जितने भी पर्यटन के केंद्र हैं अलग अलग, चाहे वो इको टूरिज्म के हों, हेरिटेज टूरिज्म के हों, एडवेंचर से जुड़े हुए केंद्र हों, इन सब में उन्होंने आकर के यात्रा की। पर्यटन अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, ढेर सारा रोजगार का सृजन करता है। उन सब के लिए आज उत्तर प्रदेश ने एक नई व्यवस्था की है और बजट में भी हम लोगों ने उसका प्रावधान किया है कि हम लोग 1 लाख अतिरिक्त रूम जोड़ने के लिए जो हमारी पर्यटन की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत पीपीपी मोड पर इसको विकसित करने के सामने कार्य करेंगे। 50,000 नए होम स्टे के लिए भी हम लोग इस दिशा में कार्य करेंगे और महिला गाइड प्रशिक्षण के लिए भी लाइसेंस शुल्क को माफ करने, यानी 10,000 का जो लाइसेंस शुल्क है उसको माफ करने का भी प्रावधान हम लोगों ने महिलाओं के लिए इस बजट में इसकी व्यवस्था की है। मित्रों, आप इस बात को जानते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में एक नई प्रगति की है, एक नया प्रयास किया है और इस प्रयास के अंतर्गत आप इस बात को देख सकते हैं कि जिस राज्य में पहले मात्र 36 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें से 17 से कम केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, आज उस राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और कई हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स वर्तमान में कार्यरत हैं। ये सुविधाएं और देश के अंदर सबसे अधिक 5 करोड़ 46 लाख से अधिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड के गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य यूपी है। सबसे अधिक गोल्डन कार्ड भी उत्तर प्रदेश दे रहा है। अब नेक्स्ट क्या, हमने टर्सरी केयर के रूप में अपने मेडिकल कॉलेजेस को विकसित किया है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस इसमें विकसित हो रहे हैं। हर जिले के अंदर डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ ही वहां पे
रेडियोलॉजी की व्यवस्था, खासतौर पर एमआरआई, सीटी, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, इन सब की व्यवस्था का प्रावधान जनपद स्तर पर करने की तैयारी के साथ ही नेक्स्ट स्तर पर इस बजट में देश का ये पहला सेंटर होगा जिसको हम SCPGI में करने जा रहे हैं। टर्सरी के बाद क्वार्टरली हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना का एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। और यह एक बड़ी घोषणा है यूपी की दृष्टि से, खासतौर पर जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दृष्टि से किसी भी प्रकार के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़ा सेंटर SCPGI इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही प्रदेश ने उन जनपदों में, जिन जनपदों में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस के साथ संबद्ध किया है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कार्यक्रम को बनाने की एक प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ सके, ये इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य वन हेल्थ मिशन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की है। और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजेज में छात्रावास का निर्माण हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर रोड सेफ्टी की दृष्टि से, रोड सेफ्टी के लिए आवश्यक प्रावधान करने के साथ साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट होता है या कोई आपदा आती है, उन स्थितियों में ट्रॉमा हमारा उतना ही सशक्त हो, इसके लिए ट्रॉमा के लिए भी नए ट्रॉमा सेंटर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में इसके लिए की है। और प्रदेश के अंदर मेडिकल के सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर में भी मिडटेक की स्थापना हो, इसमें AI, रोबोटिक आदि की हम सहायता से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, अन्य जनपदों में उपलब्ध करवा सके। इसके लिए वर्तमान में हमारे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक SCPGI लखनऊ में और दूसरा IIT कानपुर के साथ मिलकर के राज्य सरकार इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और इसमें कार्य हमारा चल रहा है और हमने इसमें धनराशि की व्यवस्था भी की है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बेटियों के लिए, खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी स्मार्टफोन, आपका जो है टैबलेट के साथ, स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दिव्यांगजन कल्याण के अंतर्गत स्कूल में या कोई ट्रेनिंग ले रही दिव्यांग छात्रा के लिए ट्राईसाइकिल यानी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर DDRC की स्थापना हो, दिव्यांग जनों के लिए उनके नजदीक के सेंटर में ही कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए स्क्रीनिंग और उपकरण वितरण हो सके, उनको ये सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रशिक्षण के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और अन्य जनपदों की दृष्टि से, खासतौर पर कुछ जनपद हैं अयोध्या, मथुरा, झांसी, मुजफ्फरनगर, देवरिया, जौनपुर, जहां पे समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के स्थित दिव्यांग जनों के लिए विद्यालय होते हैं, इसके निर्माण की कार्रवाई को भी इसमें हमने इसकी व्यवस्था इसके साथ की है। प्रदेश के अंदर यानी इस दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी अन्य 9 जनपदों में भी गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, झांसी, मेरठ और आगरा में यहां पे विशेष जो दिव्यांगजन बच्चे 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे, उनके प्रशिक्षण और उनके शिक्षण के लिए विशेष एक प्रावधान इसमें भी किया गया है। इसमें प्रदेश ने यह भी एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मित्रों, जो मैंने
पहले भी कहा, आज का ये बजट एक विकसित भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उन संकल्पनाओं को समर्पित है जो 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। और पिछले 9 वर्ष के सभी उससे पहले की उस जड़ता को, जिसने प्रदेश के अंदर बॉटलनेक्स को समाप्त करते हुए, अपने बीमारू स्टेटस को समाप्त करते हुए, दूर करते हुए, आज भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को हम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में यह आगे बढ़ रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का आज वित्त मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट, यह उत्तर प्रदेश के अंदर जन आकांक्षाओं को पूरा करने, जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश के विस्तार, महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण की दिशा में, युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन की दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाने और 2029-30 में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस दिशा में आज यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है। मैं बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। अपने सभी दोनों वरिष्ठ सहयोगियों, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, श्री ब्रजेश पाठक जी को, मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों को और सभी उन अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेहनत से उत्तर प्रदेश के 2026-27 के इस बजट को बनाने और अपना सकारात्मक योगदान से उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में उन्होंने एक नई उस भूमिका को प्रस्तुत किया है कि सिस्टम वही है, लेकिन लीडरशिप बदलती है, कैसे चेंज आता है, वह चेंज आज यहां पर इस बजट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश 9,12,000 करोड़ रुपए के अपने इस बजट को प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और वित्त मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को इस दूरदर्शी जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले युवा, महिला, अन्नदाता और गरीब को ध्यान में रख करके बनाए जाने वाले इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी हेलो हर वर्ष लाखों लोगों की मौत होती है। हालांकि आप अपनी झोली खोल देते हैं, लेकिन क्या बजट में ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए ताकि तकरीबन 20,000 या 10,000 करोड़ रुपए उन असाध्य रोगों के इलाज के लिए खर्च किए जाएं? हालांकि मेडिकल का बजट आपने बढ़ाया है। देखिए, पहले से व्यवस्था है, पहले से है। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में स्वास्थ्य के लिए जो पहले व्यवस्था थी, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जोड़ने का काम किया था। 50 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर जुड़े थे और उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बड़ी आबादी आयुष्मान भारत के साथ जुड़ी थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो लोग उससे वंचित थे लेकिन जरूरतमंद थे, उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से जोड़ा। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उनको पैसा उपलब्ध करवाते हैं जो अन्य जरूरतमंद हैं, जो उससे कवर नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार ने, ये स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। हमारे पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
हर सप्ताह स्क्रीनिंग करने के लिए और उपचार के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी हर पीएससी स्तर पर लगते हैं, जिसमें हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहां उपस्थित होकर के ये सुविधा वहां उपलब्ध करवाते हैं। ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिस पे कार्य हुआ है और उसी कार्य की दिशा में आज के इस बजट में प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि 2024 में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी है, किसी भी इनकम ग्रुप का है, उसको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उससे नीचे के लिए भी प्रावधान किया गया है और उस दिशा में हम लोगों ने जो कैशलेस शिक्षकों को दिया है, अन्य जो हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, एएनएम है, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इन सबको भी हम लोग उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। हाँ, ये सभी उसके साथ जुड़ चुकी हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए भी फ्री में उपचार की व्यवस्था भी है और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उनके लिए प्रावधान की व्यवस्था नहीं। आप 20,000 की बात कर रहे हैं, हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं सुविधा में इसमें। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षण मुख्यमंत्री जी एक सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी 10वां बजट प्रस्तुत करने के लिए, शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए आपको बधाई।